बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के आगाज से कबल आपसे गुजारिश कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। तो जी बताइए, क्या हाल है आपके, क्या कर रहे हैं आप? वो क्या है कि बहुत सारी मुबारकबादें और बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई थी जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ कर ही लेते हैं। ऐसा ना हो ना कि बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो एक वीडियो में समा ही ना पाई तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं मुबारकबादों का कुछ सिलसिला। तो जनाब, मुबारकबाद का जो बॉक्स है उसको खोलते हैं और पहली मुबारकबाद आपको पेश करते हैं कि पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम जो है इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 हो गई है, जिस पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इससे पहले भी हम कभी टेस्ट में कभी वनडे में नंबर 1 होते तो रहे, लेकिन चंद घंटों तक। ये ऐसा मौका है कि जब हमारी पोजीशन कुछ मुस्तहकम है, इसलिए मैंने कुछ ठहर कर वीडियो बनाई। मैंने सोचा कि ये ना हो कि ये पोजीशन भी चंद घंटों की ही मेहमान हो और हमारी वीडियो अपलोड होने से पहले हम वापस किसी और पोजीशन पे पहुंच जाएं। तो इसलिए मैंने कुछ इंतज़ार किया, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सिचुएशन कुछ बेहतर ही है। तो पाकिस्तान को नंबर 1 होना बहुत बहुत मुबारक हो। और वनडे क्रिकेट में हम नंबर 1 हुए हैं। याद रहे, ये वो वनडे क्रिकेट का साल है जब एशिया कप वनडे क्रिकेट में हो रहा है, जब वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट में हो रहा है और तमाम ही जानिब वनडे क्रिकेट खेली जा रही है। तो उस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 हो जाना बड़े एजाज़ की बात है, बड़ी हौसलामंद बात है। इससे पाकिस्तान से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं और पाकिस्तानी टीम पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम अपनी इस रैंकिंग की लाज रख सकती है या नहीं, ये देखना बाकी। और इसके अलावा जनाब, ये हासिल करने के लिए हमें अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ खेलनी पड़ी और उसमें क्लीन स्वीप करना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये सीरीज़ जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने खेली, इसके आगाज़ से पहले मैं तो कुछ घबराया हुआ, कुछ डरा हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो लास्ट सीरीज़ हमने T20 फॉर्मेट में खेली उसका तजर्बा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और उसमें से बाज़ ऐसे थे जो कमबैक कर रहे थे, बाज़ ऐसे थे जो डेब्यू कर रहे थे, और अफगानियों ने फिर भरपूर भुरकस निकाला पाकिस्तानी टीम का। तो अभी ये सीरीज़ जब शुरू होने वाली थी तो यही बात हो रही थी कि अगर पाकिस्तानी बैटर्स ने अफगानी बॉलर्स के वारों को झेल लिया तो फिर तो पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा, वगरना इसकी जो दूसरी सूरत है वो आपके सामने आएगी। तो पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरी पहले मैच में बैटिंग करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि श्रीलंका में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एशिया कप जिस किसी ने खेलना है और उसको गर्मी का आदी तो होना चाहिए। खैर, बिल्कुल जिस तरह से बात हो रही थी कि अफगानी स्पिनर्स जो कि दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स हैं, उनका मुकाबला पाकिस्तानी बैटिंग के साथ, और पाकिस्तानी बैटिंग तो लड़खड़ा गई और सामना नहीं कर पा रही थी। यानी पाकिस्तानी विकेट्स ऐसे गिर रही थी जैसे खज़ा के मौसम में पत्ते नहीं गिरते, बस गिरी चली जा रही थी। ऐसे जैसे कुछ लोग आपकी नज़रों के सामने नहीं गिरते, ऐसे हमारी विकेटें गिर रही थी और गिरे चले जा रही थी। लेकिन भला हो इमामुल हक का, जो एक एंड से डटे रहे, मर्द बहरान साबित हुए। बाद में शादाब खान ने अच्छी इनिंग खेली, इफ्तिखार ने अच्छी इनिंग खेली, नसीम शाह अपने टेम्परामेंट का मुजाहिरा किया। इस बार जोश नहीं बल्कि होश दिखाया और पाकिस्तानी टीम ने गिरते पड़ते 200 को टच किया और 200 तक पाकिस्तानी टीम पहुंच गई। हमें उम्मीद थी कि यकीनन हमारे स्पिनर्स जो हैं वो भी कुछ टेस्ट ज़रूर करेंगे अफगानी बैटर्स को, क्योंकि इतनी जो पिच साजगार है स्पिनर्स के लिए। पाकिस्तान की 10 में से 7 विकेटें स्पिनर्स ने ली थी, लेकिन जब अफगानियों की बैटिंग का आगाज़ हुआ तो सोचें क्या हुआ। तो हुआ ये कि पाकिस्तानी फास्ट बैटरी ने अफगानी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दिया पाकिस्तानी टीम को, और उसके बाद हारिस रऊफ ने तो आकर कहर बरसा दिया और रही सही कसर पाकिस्तानी स्पिनर्स ने निकाल दी। तो यूँ पाकिस्तानी टीम ने महज 59 रन पे अफगानियों को ठिकाने लगा दिया और ये मार्का एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत लिया। बड़ी हैरानगी हो रही थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचेस और इतने वन साइडेड तो कभी भी नहीं होते थे। क्या तारीख बदलने जा रही है, ये अपने आप को दोहराने जा रही है। लेकिन अभी सीरीज तो बाकी थी। दूसरे मैच में अफगानी टीम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आज हम 260 रन करना चाहेंगे। वो टीम जो 60 रन नहीं कर पा रही थी वो 260 की बात कर रही थी। सुनकर तो कुछ अचंबा जरूर हुआ, लेकिन बाद में ये देखा कि 59 रन हो गए, बल्कि 60 हो गए और कोई आउट नहीं हुआ अफगानियों का। 159 हो गए
कोई आउट नहीं हुआ अफगानियों का, और 227 पर जाकर पहली विकेट गिरी। यानी कि पाकिस्तान की वो फास्ट बैटरी जिसने पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, दूसरे मैच में लगता है उसकी चार्जिंग कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी, वो बैटरी चार्ज नहीं थी। कैसे होती भाई, आजकल बिजली भी तो इतनी महंगी है और ऊपर से फास्ट बैटरी, उसको रोज रोज चार्ज करना कोई इतनी आसान बात है? वैसे भी तो आप जानते हैं कि आजकल बिजली के बिलों को लेकर लोग सरापाए हैरत हैं और सरापाए एहतजाज हैं और झींगा लाला हूँ कर रहे हैं, तो उसमें मुश्किलात तो होनी ही थी। मुझे तो लगता है जैसे हुकूमत भी अब सोच रही होगी कि या अल्लाह ये एशिया कप का आगाज़ हो जाए, पाकिस्तानियों का ध्यान कहीं इधर उधर बटे। वैसे बंदा पूछे कि एशिया कप का आगाज़ तो आप करा रहे हैं, लेकिन एशिया कप के मैचेस तो हमने टीवी पे ही देखने हैं ना, और टीवी पे देखेंगे तो बिल आएगा। वैसे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और मैच जो है वो कुछ छोटा मोटा मैच तो है नहीं, वनडे मैच है। अगर आप टॉस से लेके और मैच सेरेमनी तक देखेंगे तो ये फिर कोई 9 घंटे का मैच है, और 9 घंटे अगर आप टीवी देखेंगे तो फिर बिजली वाले आपको देखेंगे और घर वाले भी आपको अजीब अजीब नज़रों से देखेंगे। तो इसलिए हमारी तो यही गुजारिश है कि भाई बिजली बहुत महंगी है, बराए मेहरबानी इस बार एशिया कप जो है ना 5-5 ओवरों का करा लो। खैर ये हम गुजारिश किससे कर रहे हैं, इस बार तो मेज़बान भी हम खुद ही हैं, तो फिर पीसीबी बराए मेहरबानी ऐसा करें कि 5-5 ओवरों का एशिया कप करा लें। भाई बिजली बहुत महंगी है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। पीसीबी वालों के भी तो आखिरकार बिल आते ही होंगे ना, लेकिन नहीं, ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप कराना है, सब कुछ शेड्यूल हो गया, तो क्या करें, कुछ हल सोचें भाई। मुझे तो वीडियो के दरमियान ही परेशानी हो गई है, तो फिर ऐसा करेंगे कि इस मरतबा एशिया कप जो है ये रेडियो पे सुन के देख लेंगे, नहीं आई मीन सुन के इंजॉय कर लेंगे, यही एक हल नज़र आता है। खैर हम वापस आते हैं जनाब इसी बात पे कि हम दूसरे वनडे मैच की बात कर रहे थे, और 227 रन पे पहली विकेट गिरी, 151 बॉल्स पे 151 रन बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज ने, और इब्राहिम ज़ादरान ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स का अच्छा कमबैक, एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद अफगानियों को बड़ा स्कोर बनाने से रोका और महज 300 तक ही महदूद रखा। जवाब में जब पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया, फ़खर हो, इमाम हो, बाबर हो, हत्ता के 37 ओवर तक ठीक ठाक कहानी चल रही थी और पाकिस्तान ने ठीक ठाक रन बना लिए थे। लेकिन अचानक से ट्विस्ट आ गया, जो कि पाकिस्तानी मैचेस में अक्सर औकात आ ही जाता है, और पाकिस्तान की जो विकेट्स हैं वो सस्ते दामों अफगानी बॉलर्स को मैसर आने लगी, और अचानक से पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो रेत की दीवार साबित हुई। लेकिन फिर से शादाब खान आए और इस मरतबा उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी टीम को संभालना था बल्कि तेजी से रन भी स्कोर करने थे, और उन्होंने ये कर दिखाया, और उनका साथ नसीम शाह ने निभाया। और आखिरी ओवर में जब 11 रन चाहिए थे तो एक अजीबो गरीब अंदाज में आउट हो गए शादाब खान। फिर से भारी जिम्मेदारी नसीम शाह पर आ गई। अब पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, आखिरी ओवर है, 11 रन चाहिए हैं, लेकिन 2 चौके लगाए नसीम शाह ने और बाकी के 3 रन बनाए हारिस रऊफ ने, और यूं एक बॉल पहले पाकिस्तान ने यह मैच जीता, जो कि बहुत सनसनीखेज साबित हुआ। और नसीम शाह ने गुज़श्ता साल एशिया कप का वो जो T20 मैच है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उसकी याद ताज़ा कर दी, क्योंकि उस वक्त भी 9 ही खिलाड़ी आउट थे, उस वक्त भी 11 ही रन चाहिए थे, उस वक्त भी अफगानिस्तान ही हरीफ था, उस वक्त भी फजल हक फारूकी बॉलर थे, और 2 छक्के लगाकर नसीम शाह ने पाकिस्तान को मैच जिता दिया। इस वक्त 2 चौके लगाकर मैच जिता दिया। यानी नसीम शाह हर फॉर्मेट में ये साबित करते जा रहे हैं कि वो बड़े अच्छे बैटर हैं। टेस्ट मैचेस में जिस तरह की सिचुएशन डिमांड कर रही हो उस तरह की बैटिंग करते हैं, टिपिकल टेस्ट क्रिकेट वाली बैटिंग करते हैं कि एक साइड से विकेट को रोक लेते हैं और दूसरी साइड से अगर कोई मुस्तनद बैटर मौजूद है तो उसे कहते हैं कि भाई स्कोर करने की जिम्मेदारी आपकी है, कीजिए जो जी में आता है कीजिए, यहाँ से बेफिक्र हो जाएं, आउट तो कम से कम मैं नहीं हूँगा। और वनडे क्रिकेट में हमने पहले मैच में देखा कि उन्होंने एक टिपिकल वनडे इनिंग खेली, जब नसीम शाह ने शादाब का साथ दिया, रन भी स्कोर किए, विकेट को भी रोका और पाकिस्तानी टीम को 163 से 200 तक लाने में अहम किरदार अदा किया। और दूसरे मैच में जब हिटिंग की नौबत आई तो नसीम शाह ने 2 चौके भी लगाकर दिखाए, और इसी तरह से T20 मैच में जब छक्के लगाने थे उन्होंने छक्के भी लगाकर दिखाए। तो इस वक्त नसीम शाह जो है वो बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग रिदम में मौजूद हैं और बड़ी अच्छी बैटिंग फॉर्म में भी मौजूद हैं, तो इसलिए इन्हसार किया जा सकता है नसीम शाह पे। यानी हर वक्त साबित करने के लिए कोशिश रहते हैं कि वो एक बड़े अच्छे बैटर हैं, लेकिन हमने नहीं मानना कि आप अच्छे बैटर हैं। अगर मान गए तो फिर आप साबित करना छोड़ देंगे, अगर आपने साबित करना छोड़ दिया तो हमारा क्या बनेगा भाई। लेकिन ये जो दूसरा मैच है इसके मैन ऑफ द मैच इमामुल हक को करार दिया गया। पहले मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे वो हारिस रऊफ थे, और तीसरा मैच जिसमें पाकिस्तानी टीम ने भरपूर तब्दीलियाँ की, 4 तब्दीलियाँ की
और अब पाकिस्तानी टीम ये सीरीज जीत चुकी थी। एक मैच के फासले पे थी पाकिस्तानी टीम, अगर जीते तो नंबर 1 की जो पोजीशन है ये ना सिर्फ हासिल बल्कि इसको मुस्तहकम कर सकती थी पाकिस्तानी टीम। और तीसरे वनडे में एक बार फिर से पाकिस्तान की विकेट जो है वो गिरना शुरू हो गई। 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने वाले इमाम भी अच्छा नहीं कर सके और बाबर और रिजवान ने आकर पाकिस्तानी इनिंग को संभाला, लेकिन बहुत सुस्त रवि से पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर रही थी। 30 ओवर तक पाकिस्तान के स्कोर 100 के करीब ही थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बैटर्स ने गियर को बदला और ठीक ठाक मुनासिब स्कोर कर लिया जो कि 268 था। और बाद में अफगानियों की भी जल्दी विकेट्स हासिल की पाकिस्तानियों ने और एक मुजाहिमत ज़रूर की मुजीबुर रहमान ने, और वो तने तनहा जंग लड़ने के लिए आ गए थे और ऐसे लगता था कि ये अकेले ही जंग को जीत कर जाना चाहते हैं। भरपूर वार किए उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स पे, लेकिन वार करते करते एक बार वो अपने स्टंप्स पर कर बैठे, यानी कि अपने ही स्टंप्स को बल्ला दे मारा उन्होंने और यूं उनसे भी जान छूटी। बस आपस की बात है, इसे कहते हैं गैबी मदद जो कि पाकिस्तान को मिली और पाकिस्तान ने 209 रन पर आउट करके अफगानिस्तान को ये सीरीज जीती और क्लीन स्वीप किया। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान ठहरे और इस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज इमामुल हक ठहरे। तो ये कुछ सिचुएशन रही जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज की। अब यकीनन आप इंतजार कर रहे होंगे पाकिस्तान और भारत के मैच का, तो उसका तज़किरा भी करते हैं, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान और भारत के मुकाबले अभी रिसेंटली हो चुके कुछ उनकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ब्लाइंड क्रिकेट टीमों के जो मैचेस हैं वो हो चुके हैं इप्सा ब्लाइंड वर्ल्ड गेम्स में और पाकिस्तानी टीम ने वहां से गोल्ड मेडल हासिल किया। वैसे तो ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी जुड़ी है जो इसको बहुत बड़ा बना देती है, और वो कहानी यूं है कि इसी साल ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला गया जिसकी मेजबानी भारत के पास थी और भारत ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजा देने से इनकार कर दिया। हत्ता कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप कितना बड़ा इवेंट होता है, दुनिया भर से टीम्स वहां पर शिरकत करती हैं, साल हर साल से तैयारी की जा रही होती है। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी और पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम वेट कर रही थी वीज़ा का। हत्ता कि पहला मैच जो पाकिस्तान ने खेलना था वो दिन आन पहुंचा और लाहौर में इंतजार कर रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर्स, लेकिन वीज़ा नहीं मिला और फिर उनको अपने अपने घरों को जाना पड़ा। तो भारत ने बगैर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप कराया, उसमें इंडिया ने बांग्लादेश के साथ फाइनल खेला और उसके बाद इंडिया ने इसको जीता और अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कहकर अपने दिल को बहलाया। लेकिन अब जब ये इप्सा ब्लाइंड वर्ल्ड गेम्स बर्मिंघम में हो रही थी तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ये ख्वाब सजा कर गए थे अपनी आंखों में कि हमने भारत को ना सिर्फ हराना है बल्कि गोल्ड मेडल अपने सीने पे सजाना है और दुनिया को ये बताना है कि भाई हकीकी वर्ल्ड चैंपियन भारत नहीं है। हमारे बगैर खेलोगे और जीतोगे तो आप अपने दिल को तो बहला सकते हैं, दिल को तसल्ली तो दे सकते हैं, लेकिन वो आप चैंपियन तो बन जाएंगे, वर्ल्ड चैंपियन ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के साथ मुकाबला करें, जीतें और फिर भले आप अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कहें या जो मर्जी कहें। तो पाकिस्तान ने लीग मैच में भी इंडिया को हराया और फाइनल भी पाकिस्तान और इंडिया का हुआ गोल्ड मेडल के लिए, जिसमें भारत ने एक माकूल स्कोर सेट किया, टारगेट सेट किया पाकिस्तान के लिए 185 रन का, और जवाब में पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने महज 14.1 ओवर में ये टारगेट चेज कर लिया और दुनिया को ये बता दिया कि हमारे बगैर वर्ल्ड कप की कोई अहमियत नहीं है, वर्ल्ड चैंपियन की कोई अहमियत नहीं है। अगर किसी को चैंपियन कहलवाने का शौक है तो हमसे टकराए, हमसे मुकाबला करे और जीत के जाए। और ये जनाब सिचुएशन रही। तो इसके पीछे एक बड़ा ख्वाब मौजूद था, जिसकी वजह से आपको पता है कि एक बड़ा ख्वाब, एक बड़ा एम मौजूद हो तो फिर आप अपनी सलाहियत और अहलियत से भी बढ़कर परफॉर्म कर जाते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में भी मैच है, तो फिर इस टीम को क्या कहें, इनके जज्बे को कैसे बढ़ाएं। तो कुछ करते हैं भाई इनका। आप ऐसे कीजिए जनाब, सोच लीजिए कि ये इंडिया ही है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो एशिया कप है ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, बल्कि आधा अधूरा हो रहा है। चलें, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि आधा अधूरा हो रहा है, किसी वक्त पूरा भी हो जाएगा। एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, लगे हाथों आपको इसकी भी मुबारकबाद। पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने, आपको उसकी भी मुबारकबाद। तो मुबारकबादें देनी थी आपको, लेकिन मैं बातों के सिलसिले में जुट गया और मुबारकबादों वाला जो मामला है उसको भूल ही गया। तो मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तानी जज्बे को बढ़ाना है तो उनको ये बताते हैं कि इंडिया ही की वजह से पाकिस्तान में एशिया कप पूरा नहीं हो रहा, तो इसलिए जाइए जाके बदला उतार लीजिए।
और हरा दीजिए इंडिया को। तो ठीक है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को तपाना ही है ना, तो ये काम तो हम एहसन अंदाज में कर लेते हैं। इसके अलावा जी आखिरी बात करते हैं, वीडियो बहुत तवील हो गई है, फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं जैवलिन थ्रो के बारे में, जहां पर सिल्वर मेडल हासिल किया अरशद नदीम ने। और वो भी क्या बंदा है भाई, यानी इससे पहले हम रातों को उठ के क्रिकेट तो देखा करते होते थे, लेकिन इन्होंने हमें जैवलिन थ्रो पे भी लगा दिया। यानी कि रात का वक्त था, आधी रात हो चुकी थी, और मुझे तो लगता है जैसे पूरा का पूरा पाकिस्तानी जाग के बैठकर देख रहा था अरशद नदीम को, कोई टीवी पे और कोई यूट्यूब पे, क्योंकि उस दिन इंटरनेट भी जो है वो भी कुछ स्लो हो गया था, यानी इतने लोग देख रहे थे। और अरशद नदीम के लिए हम खासे परेशान भी थे, क्योंकि वो कम बैक कर रहे थे, इंजरी से वापस आ रहे थे, रिकवरी करके आ रहे थे। और जब पहली थ्रो फेंकी फाइनल में अरशद नदीम ने, तो कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, मैं तो ठीक ठाक परेशान हो गया। खैर जब वो थ्रो करने आते थे और जो दिल की धड़कन तेज़ होती थी कि अल्लाह जाने अब क्या निकल आएगा, कि कितनी उन्होंने थ्रो किया है, कितना दूर उन्होंने नेज़ा फेंका है। और पहली थ्रो खैर इंडियन प्लेयर चोपड़ा जो एथलीट हैं इंडिया के, उनकी भी कुछ अच्छी नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने दूसरी थ्रो में सबको हैरान कर दिया और 88.17 यानी कि 88.17 की थ्रो की, और जिससे हमें यह पता चल गया कि भाई इस बंदे ने मेडल तो लेना है। अब सिर्फ ये फैसला करना बाकी है कि वो गोल्ड मेडल लेकर जा रहे हैं या कोई और अरशद नदीम की थ्रोज कुछ अच्छी नहीं जा रही थी, लेकिन इसको देखकर तीसरी थ्रो करने के लिए जब अरशद नदीम आए तो उन्होंने भी एक बहुत ही ज़बरदस्त थ्रो कर दी, जो कि रही 87.82। तो ये बड़ी ज़बरदस्त थ्रो की अरशद नदीम ने, और उनका बेस्ट जो है वो भी 90 है, जबकि आप उसके करीब करीब पहुंच जाएं फाइनल में, जब प्रेशर हो, जब गोल्ड मेडल आपको सामने नज़र आ रहा हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। इससे हमें ये भी पता चल गया कि अरशद नदीम भी यकीनन अब मेडल तो लेकर आ रहे हैं। तो तीन थ्रोज जैसे ही मुकम्मल हुई, 12 प्लेयर्स इसमें शिरकत कर रहे थे, तो उसमें से जो टॉप 8 थे जिन्होंने सबसे अच्छी थ्रोज की थी, उनको आगे क्वालिफाई कर दिया गया, और बाकी लोगों को कहा गया कि अब आप बैठकर बस मैच देखिए, मजीद खेलने की अब ज़रूरत नहीं है। और याद रहे कि 8 में से 3 इंडियन एथलीट्स थे, और फिर मुकाबला आगे बढ़ा। अब हमने ना सिर्फ ये वेट करना था कि कोई क्रॉस तो नहीं कर जाएगा अरशद नदीम को, 87.82 से ज़्यादा बड़ी थ्रो तो नहीं कर देगा, और दूसरी तरफ ये भी ख्वाहिश थी दिल ही दिल में कि क्या ही अच्छा है कि अगर अरशद नदीम 88.17 जो कि चोपड़ा का रिकॉर्ड है इस मैच में, उसको तोड़ दें, उससे बड़ी थ्रो कर दें। लेकिन चौथी थ्रोज में ना तो अरशद नदीम चोपड़ा को क्रॉस कर सके और ना ही कोई और अरशद नदीम को क्रॉस कर सका। 5वीं थ्रो में भी ऐसे ही हुआ। छठी थ्रो में जब अरशद नदीम की आखिरी थ्रो थी, उन्होंने जोरदार थ्रो की और वो 88.17 को क्रॉस नहीं कर सके, और यूं वहां पर जश्न मनाया नीरज चोपड़ा जो कि इंडिया के एथलीट हैं कि अब यकीनन मैं गोल्ड मेडल का हकदार ठहरा हूं। अभी उनकी आखिरी थ्रो बाकी थी, लेकिन उससे पहले ही उनको ये अंदाजा हो गया। हंसते खेलते उन्होंने आखिरी थ्रो भी की, और अरशद नदीम ने भी सजदा शुक्र बजा लाया कि उन्होंने भी आखिरकार मेडल तो जीता है। और वो वापस आ रहे थे रिकवरी के बाद और इंजरी के बाद। तो अरशद नदीम आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तानियों, कितनी मुबारकबादें और कितनी बातें चाहिए आपको, मुझे बताइएगा। मैं तो बातें करने का वैसे ही बड़ा शौकीन हूँ, आपसे मजीद बातें कर लेंगे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी अगर हम मुआवजा करें बाकी एथलीट्स के साथ, तो अरशद नदीम को जो सहूलियात मिलती हैं वो तो उनका उश्रे अशीर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतने ज़बरदस्त अंदाज में अरशद नदीम मियां चुन्नू का एक नौजवान कम्पीट करता है अक़वाम आलम के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मजाक में मैंने बिजली के बारे में खासी बातें की, तो कोई ये ना सोचेगा कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, बल्कि इस वक्त जितने मुश्किल हालात हैं, ख्वाह वो आपके माली हालात हों या बिजली के जो मामलात हों, आप परेशान हैं, तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी बातें करूं जिसकी वजह से हो सकता है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। मेरा महज यही मकसद था, लेकिन एक संजीदा अपील हुकाम बाला से, और वो यही है कि बराए मेहरबानी इन बिजली के बिलों का कुछ कीजिए, क्योंकि ये अब आवाम की दस्तरस से पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं और आवाम की बर्दाश्त से भी। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।